गुरुग्राम में प्री बजट कंसल्टेशन की हुई बैठक से एमएलए सिंह सैनी की बैठक की अध्यक्षता। साल 2025-26 के बजट को लेकर की उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से हुई चर्चा। हरियाणा कांग्रेस में 2 सचिवों की हुई नियुक्ति। प्रफुल्ल विनोद राव गुड़ादे को उत्तर हरियाणा, जितेंद्र बघेल को दक्षिण हरियाणा की जिम्मेदारी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने जारी किए आदेश। फरीदाबाद सेक्टर 23 में नए साल पर हादसा, दोस्तों के साथ जश्न मना रहे युवक की तीसरी मंजिल में गिरकर हुई मौत। मातम में बदली नए साल की खुशियां। चंडीगढ़ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का कहर जारी। ठंडी हवाओं के साथ छटा है घना कोहरा। कम विजिबिलिटी के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेश्वरी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में गुरुग्राम पहुंचे, जहां उद्योगपतियों संग उन्होंने एक बैठक की। आपको बता दें कि बजट से पहले सीएम की उद्योगपतियों के संग एक अहम बैठक है। इस बैठक में उद्योगपतियों से बजट को लेकर सुझाव लिए गए और ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई है, जहां गुरुग्राम समेत हरियाणा के उद्योगपति बैठक में मौजूद रहे। बजट को लेकर के हमारे सभी गुरुग्राम के प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट और डिक्की रियल एस्टेट के साथ साथ और जो गणमान्य लोग जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के जो उनकी यूनियंस थी, उन सबसे हमने बात की। उनके सुझाव आए हैं, अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये छठा प्री बजट कंसल्टेशन अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमारा रहता है और इसके अंदर हमने आज ये इंडस्ट्रियल्स और रियल एस्टेट्स के लोगों से आज बात किया है कि उनके क्या क्या सुझाव इसके अंदर हो सकते हैं। अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं और हरियाणा प्रदेश एक विकसित हरियाणा बनने में और हमारे यहाँ पर अच्छी संख्या में इन्वेस्टर्स के लिए लोग आए, उसके लिए हमने उनसे सुझाव लिए थे और हमने कहा कि हम 2025 में एक न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी वो भी हम लेकर के आते हैं, ताकि और ज्यादा इन्वेस्टर्स हरियाणा के अंदर आ सके। और हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि हम 10 जिलों के अंदर IMT हम बनाने वाले हैं, उसको लेकर के भी बजट के अंदर हमने सुझाव लिए हैं और लोगों के सुझाव जो हमारे पास आए हैं उनको हम इस बजट के अंदर शामिल करते हुए, ताकि प्रदेश को उसका लाभ मिले और लोगों का जो सुझाव आए हैं उनको भी उसका लाभ मिले, उसको हम करने वाले हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को तोहफा दिया है, हरियाणा के किसानों को। हाँ, कल 9 वर्ष के ऊपर देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आज तक इस प्रकार की, क्योंकि मैं ये मानता हूं एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का शोषण किया है और हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर हमारे जो उर्वरक हैं उनके दाम बढ़ गए थे, चाहे DAP है, यूरिया है, परंतु उसके दाम कम नहीं हुए, वो उसका वजन किसान के ऊपर पड़ा। आदरणीय मोदी जी ने कल भी बैठक करके जो DAP और यूरिया के दाम बढ़े थे पिछले दिनों, पीछे भी सब्सिडी दी थी और कल भी 38,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। हम स्वागत करते हैं, इसका हमारे किसानों को बड़ा लाभ वो मिलेगा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, उसके खर्चे कम होंगे, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी पैदावार ज्यादा होगी
और ये चिंता अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही चिंता कर सकता है कि हमारा किसान सशक्त और मजबूत होना चाहिए। और खबर गुरुग्राम से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट कंसल्टेशंस बैठक हुई। आपको बता दें कि साल 2025-26 के बजट को लेकर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक की गई और वहीं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह सोहना के विधायक तेजपाल नवर और रायसे के सांसद गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। और आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस में सचिवों की नियुक्ति के लिए सूची जारी कर दी गई है। हरियाणा कांग्रेस में 2 सचिवों की नियुक्ति की गई है। प्रफुल्ल विनोद राव गुढ़ाटे को उत्तर हरियाणा के और राजितेंद्र बघेल दक्षिण हरियाणा और जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने आदेश जारी किया है कि बाबरिया ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। प्रफुल्ल की हिसार कुरुक्षेत्र सिरसा करनाल और अंबाला लोकसभा में होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिली है। तो ये देखिए तमाम नामों को दिखा रहे जहां पर तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और इस बीच दीपक बाबरिया की अगर बात कर ले तो उन्होंने इस पूरे आदेश को जारी किया है जिसमें समन्वय बनाकर काम करने के आग्रह किए गए हैं, जहां पर अब एकजुटता के साथ काम करने के लिए अपील की जा रही है, जिसके लिए एक जो है लेटर के जरिए निर्देश दिया गया है। दीपक बाबरिया ने इस आदेश को जारी किया है जहां पर समन्वय बनाकर काम करने के लिए अपील की जा रही है। कांग्रेस ने 2 सचिवों की इसके लिए नियुक्ति भी की है और इसके लिए वो अपनी नई जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। 2 सचिव जो है उनकी नियुक्ति के बाद अब ये महत्वपूर्ण जानकारी। गंगवा ने बयान देते हुए कहा कि कोहरे के चलते सरकार ने 27,000 किलोमीटर सड़कों पर जो है व्हाइट पट्टी लगाकर लगवाई है ताकि एक्सीडेंट कम हो। और वहां पिछले दिनों हुए ओलावृष्टि के चलते फसल खराब होने को लेकर रणबीर गंगवा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि प्राकृतिक आपदा के चलते फसल खराब होती है तो सरकार की मुआवजा नीति बनी हुई है। हरियाणा में देश के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जाता है और वही खराबी की सूरत में किसानों को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होती है। पिछली कांग्रेस सरकार के मुकाबले भाजपा सरकार के 10 साल से ज्यादा मुआवजा किसानों को मिला। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो कोहरे के अंदर कोई एक्सीडेंट ना हो इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर व्हाइट पट्टी लगाई गई है और बहुत समय बाद में एक बड़े सतर के ऊपर 27,000 किलोमीटर के लगभग हमने व्हाइट पट्टी लगाने का काम किया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर डीएलपी पीरियड की थी जो कॉन्ट्रैक्ट से करवाई गई है और 3700 जो मिसिंग जो थी जो डीएलपी पीरियड के अंदर नहीं थी उसके ऊपर भी हमने व्हाइट पट्टी लगाने का काम किया है, जिसपे लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, तो ताकि धुंध के अंदर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। सर, सर्दी की वजह से फसलों का भी नुकसान इस बार हुआ है और प्रदेश सरकार ने घोषणा भी की है मुआवजा देने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का कहना है कि जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाते हैं ई-सिटी पोर्टल पर उनको सरकार मुआवजा नहीं देती। देखिए, ये मुआवजे के लिए या कोई फसल के खराबे के लिए पॉलिसी बनाई हुई है। और हरियाणा में आज सुबह से बना कोहरा छाया रहा, जहां पर हिसार, झज्जर, रेवाड़ी, पंचकूला, महेंद्रगढ़ और भिवानी समेत कई जगह पर विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर तक रही। तो वहीं मौसम विभाग ने आज कई जिले में कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 जनवरी से नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आने वाले हवाओं के चलते हरियाणा और पंजाब में बारिश के आसार बने हुए हैं और इसके बाद 10 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 3 दिन तक सुबह और शाम की कोहरा छाया रहेगा। जनवरी माह में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकते हैं।
खबर तोशाम से है, जहां पर कोहरे और धुंध की वजह से तोशाम क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में रात से ही धुंध आ गई है और वाहन चालकों से रात को ही सड़क किनारे बने ढाबों पर शरण ली। सुबह करीबन 10 बजे के आसपास धुंध कुछ कम हुए तो अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। स्थानीय लोगों का कहना था कि जो है धुंध काफी गहरी है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उधर दूसरी तरफ जो है खेती के लिए धुंध वारदात जो है वो साबित हो रही है, जहां पर फसलों पर खास तौर पर सरसों और गेहूं की फसलें और इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। धुंध की वजह से फसलों में पानी की कमी पूरी हो रही है, जहां पर एक तरफ वाहन चालकों के लिए समस्या बनी हुई है तो वहीं खेतों के लिए ये वरदान साबित हो रही है। फिलहाल क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। हाँ, रात से ही काफी धुंध आ रही है, ओस गिर रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो टेम्पू चला रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार थोड़ी थोड़ी दूर में रोक रोक के कपड़ा मारना पड़ता है, अखबार मारना पड़ता है, उसके बाद में आगे जाया जाता है। सवारियां भी परेशान हो रही हैं। तो धुंध की इस सीजन की काफी बड़ी धुंध है। हाँ, धुंध इस सीजन की काफी, सर्दी भी है, हवाएं भी चल रही है, सर्द हवाएं चल रही है, रात से ही चल रही है। काफी सर्दी है और धुंध भी ज्यादा, एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। आज तो जबरदस्त ठंड पड़ रही है, धुंध भी काफी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शाम को ही धुंध आनी शुरू होगी, लेकिन वाहन भी चलते नहीं दिख रहे। काफी परेशानी हो रही है धुंध की। काफी परेशानी हो रही है धुंध के कारण। और फरीदाबाद के सेक्टर 23 से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर एक शख्स की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरीदाबाद के बाद शाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पर इस मामले में जो है मृतक के पिता ने बताया कि उनके बेटे के साथ 6 दोस्त घर की तीसरी मंजिल पर 31 दिसंबर को पार्टी कर रहे थे और नए साल के आगमन की खुशी मना रहे थे, लेकिन लगभग सुबह के 2:30 बजे अचानक से इनका बेटा तीसरी मंजिल से गिर गया। वो कितने मना रहे हैं 10 लाख। अच्छा, जैसे मनाए थे। हाँ, जैसे मनाए तीसरी मंजिल पे। और ऊपर से जो नाच गाना करे हुए ना, एक दूसरे कंधे में उठा के नाचने बता रहे हैं। बगल वाले कोई रात को देखने वाले लेडीज देखा था, डीजे बजा। फिर उसके बाद जब बैलेंस बिगड़ गया होगा ना किसी की, तो सभी राखे बैलेंस बिगड़ गया तो वो गिरा भी तार पूरा 11,000 वोल्ट तार गया हुआ है। पहले बिजली के तार पर गिर गया, वहाँ गिरा, उसमें कपड़ा उपड़ा सब कुछ मतलब यहाँ तक जंग सब जल गया। फिर ऊपर से गिरा, उसके बाद भी नीचे गिरा ना तो ये सब गिरा, तो उसमें नीचे खून पड़ा। और इतने में मम्मी ने उठाई तो हम जाके जब गोदी में लेने लगा तो मम्मी देखा। कैसे देखा गया? देखा किसने था? मेरे घर वाले। पिता है भाई जो नगलाएंगे, पिता है पड़ोसी भाई जो नगलाएंगे, पिता है। और बाड्डा खंड के पिचौपा कलांगा माइनिंग में बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर पहाड़ के दरकने से सुभाष नामक व्यक्ति को गंभीर चोट लग गई है। वहीं ग्रामीण अवैध माइनिंग के आरोप लगा रहे हैं। पत्थर फेंकने से गिरने से मौके पर मौजूद गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, माइनिंग अधिकारी व वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम कनीना की जो है टीम सोमवार 16 दिसंबर को गांव मोड़ी के पास टोलवा की ढाड़ी में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई थी। जब टीम गांव मोड़ी पहुंची, उसके बाद टोलवा की
ढाणी में चेकिंग कर रही थी और इस दौरान कुछ लोगों ने लाठी डंडों से टीम पर अचानक हमला कर दिया और आरोपियों ने पथराव कर सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वही घटना का वीडियो बना रहे लाइटमैन का मोबाइल छीन लिया गया, जिसमें बिजली चोरी की वीडियो का ग्राफिक कैद है, जिसमें भी कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध में बहुत भारी रोष है, क्योंकि 16 दिसंबर 2024 को सब डिवीजन कनीना से हमारे बिजली कर्मचारियों की टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई थी, जो सरकार के आदेश थे और उसमें सरकार के द्वारा हमारे उपमंडलाधिकारी के द्वारा एक टीम गठित की हुई थी और वहां बहुत भारी मात्रा में चोरी थी। उसके हमें तथ्य इकट्ठे करे और उन ग्रामवासियों ने, जो ढाणी थी टोलवा की ढाणी, उनके निवासियों ने हम पर लाठी डंडों से वार किया और हमारे मोबाइल छीन लिया कर्मचारी का और एक मोबाइल चोर छीन करके तोड़ दिया। हमारे कर्मचारियों के साथ 16 तारीख को मोड़ी गांव के अंदर हमारी टीम चोरी पकड़ने गई थी। वहां कर्मचारियों के साथ मारपीट करी और मारपीट ऐसे करी लाठी और डंडों से। किसी दुश्मन किसी चोर को भी नहीं मारते। हम तो बिजली वाले थे, कर्मचारी थे, सरकार के आदेश की पालना करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने इकट्ठा होकर के कम से कम 10-15 का मोब इकट्ठा होकर के और कर्मचारियों के ऊपर हमला कर दिया। हमारे एक जेई विजय सिंह को पैर में फ्रैक्चर है और आज तक हमारी एक गिरफ्तारी के सिवा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मैनेजमेंट के खिलाफ हमारा ये धरना प्रदर्शन है। अगर गिरफ्तारियां नहीं हुई तो हम आज 3 दिन तो हमारा ये रहेगा सब डिवीजन के लेवल पे, फिर डिवीजन लेवल पे चला जाएगा। हम कोई काम नहीं करेंगे। 3 दिन यहाँ काम छोड़, हमारी हड़ताल समझो। हमारी टीम बिजली कर्मचारियों की जेई साहिबान, फोरमैन साहिबान, लाइनमैन साहिबान सभी मोड़ी गांव के अंदर चोरी पकड़ने के लिए गए थे। वहां के साथ इनके साथ मारपिटाई हुई, मैन हैंडलिंग हुई, उसके पश्चात मेडिकल हुई, FIR दर्ज हुई, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक आरोपी को गिरफ्तार करके बाकियों को बचाने की कोशिश में है। इसलिए हमारे सभी कर्मचारियों में रोष है। अगर समय रहते पुलिस मैनेजमेंट सभियों को अरेस्ट नहीं करती, हम अपने सब यूनिट लेवल पर, आगे यूनिट लेवल पर और अपना संघर्ष जारी रहेंगे जब तक सभी आरोप। अभय हरियाणा में अब अपना घर बनाना महंगा हो जाएगा। जी हां, साल 2015 के बाद सरकार ने जो है EDC में 20% बढ़ोतरी की है। आपको बताते चले कि बढ़ा हुआ EDC 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, जहां पर इसी के साथ कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज प्लॉट भी महंगे हो जाएंगे। खबर कालावली से है, जहां पर दुकानदारों ने कालावली नगर पालिका कर्मचारियों और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई से नाराज होकर दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों और दुकानदारों में जोरदार झड़प भी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर नववर्ष के मौके पर गोगामेड़ी में स्थित गोगाजी महाराज मंदिर में से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जलस्थान विभाग के जो है सहायक आयुक्त प्रकाश ने बताया कि 8 दिवसीय मिनी गोगाजी मेले में 31 दिसंबर को मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें अंतर्गत प्रातः से ही धार्मिक कार्यक्रमों को श्रृंखला जारी है। गोगामेड़ी से तस्वीर दिखा रहे हैं। 8 दिवसीय मेले का देखिए यहां पर आयोजन हुआ है। मिनी गंगोत्री मेले का आयोजन यह है, जहां पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। मिनी गोगाजी मेले का यहां पर आयोजन किया गया है और यहां सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि इतनी भीड़ में जो है तितर बितर भीड़ न हो, इस वजह से सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। 8 दिवस मेले का ये पूरा आयोजन हो गया है और 8 दिनों तक ये पूरा मेला चलने वाला है, जिसके बाद से तमाम जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से वो अपनी भक्ति आराधना लिए हुए यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज इनका नववर्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार और देवस्थान विभाग द्वारा इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और उन्हें भक्तिमय माहौल देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
इस बार हमारे द्वारा श्रद्धालु के लिए 1000 लीटर का रेल विचारा जो हमारे मुख्य गेट के पास में बनाया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु पूर्ण कर निःशुल्क रूप से रुक सकते हैं। इसी प्रकार इस बार निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में 7 दिवसीय अखंड रामधुनी और परिक्रमा का आयोजन किया गया है। दिनांक 28 दिसंबर 2024 से दिनांक 4 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। और नववर्ष के मौके पर गोगाजी महाराज मंदिर में ग्राम विकास अधिकारियों ने गोगाजी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान इनकी पत्नियों ने भी उनके साथ मौजूद रहीं। आपको बता दें कि गोगामेड़ी ग्राम विकास अधिकारी रवि कुमार पदमपुरा, ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी कपिल कुमार पंच ने गोगामेड़ी महाराज के मंदिर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। गोगाजी महाराज की समाधि पर मत्था टेककर उन्होंने क्षेत्र में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। हरियाणा पुलिस में हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए विजय चौहान हेलीकॉप्टर से अपने गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होकर हेलीकॉप्टर से गांव अपने बच्चों का वर्षों पुराना सपना था और चाहते थे कि वह यह सेवानिवृत्त हो तो गांव के हेलीकॉप्टर से ही आए, और आज उन्होंने ऐसा करके अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया है। इसी के साथ हेलीकॉप्टर को देखने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये जो तैयारी आपने देखी है, ये सिर्फ मेरे गांव वालों की, मेरे परिवार वालों की और मेरी शुरू से इच्छा थी बच्चों की कि भाई हमारे पापा रिटायरमेंट आए तो हेलीकॉप्टर में आए। तो वो हमने और समाज ने मिलकर और आपने जैसे करके दिखाया है। बाकी आपके कार्यकाल के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उसके बारे में हमने 17 साल नौकरी फौज में की है और अब 22 साल हरियाणा पुलिस रिटायर हुआ हूँ। इस दौरान कभी भी किसी से कोई किसी तरह का कोई पंगा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ छवि का इंसान रहा हूँ और बिल्कुल निष्पक्ष नौकरी करके रहा। आप लोगों के बीच हूँ, सहकुशल हूँ, स्वस्थ हूँ। हरियाणा पुलिस में कब पद पे आप सैनिक हुए थे? मैं 2003 में भर्ती हुआ था। और आर्मी में कब से कब तक रहे? आर्मी में 1986 से 2003 तक। और इंद्रीय बिजली विभाग की ओर से सेफ्टी दिवस मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इंद्रीय बिजली विभाग के एमडीओ युवराज सिंह राठौर ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कर्मचारी जब खराब हुई लाइन पर काम करते हैं तो उस समय पिछले दिनों कुछ घटनाएं घट गई थी, जिसको लेकर सभी को सुरक्षा किट दी गई थी और ताकि वो कार्य करते हुए फिर इस किट का इस्तेमाल करते हुए अपना बचाव कर सके। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सबसे पहले सुनिश्चित करें कि वो जहां पर लाइन खराब है वहां पर किसी प्रकार का दूसरी क्रॉस लाइन में सप्लाई तो नहीं है। यदि सप्लाई है तो उनको तुरंत बंद करवाया जाए। हमने सेफ्टी के बारे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले साथियों, मैं छोटी सी बात रखूंगा। हमारा साथी कोई भी लाइन पे काम करने के लिए जब परमिट लेता है ना, तो परमिट लेने के लिए जैसे भी हम कॉल करते हैं, सबसे पहले जो हमारा मेन स्विच है साथियों, कोशिश करो भी हमारा मेन स्विच कट जाए। परमिट जब आप लेते हो मेन स्विच पे चले जाओ। अगर हमारा मेन स्विच कट जाता है साथियों, तो जितनी हमारी पीछे क्रॉसिंग है सारी खत्म हो जाएंगी साथियों, लगभग टोटल। अगर आप मेन भी काम कर रहे हो तो अपना 25 स्विच कटवाओ, यहाँ से फोरमैन से कटवाओ, दफ्तर में लगभग 7 से कटवाओ काम में। सेफ्टी के बारे में वैसे तो सभी जेईज और फोरमैन ने डिटेल में बता दिया। मैं एक बार पूरा जो प्रोसेस है वो ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको अपने हर फीडर का नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कहाँ से वो फीडर सप्लाई चलती है। उसके बाद में कौन कौन से फीडर उसके क्रॉसिंग में ही आपको पता होना चाहिए। अब कुछ स्टाफ अभी नया है, कुछ पुराना है, तो जो जितने पुराने वाले हैं इनकी जिम्मेदारी है सभी नए को भी बताएं, अपने इंचार्ज को भी ये बताएं कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।